Hello everyone, welcome to Sri Swaminarayan Institute of Technology. I am Professor Rishi Pandya. Welcomes you to our bridge course of Civil Engineering. तो ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हम ब्रिज कोर्स के अंदर जनरली फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड स्कोप्स को समझेंगे और लास्ट में हम उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ टास्क या फिर एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि ब्रिज कोर्स है क्या। तो आप सब अभी डिप्लोमा करके या फिर 12th साइंस करके यहाँ पर आए, तो आप लोग को जो 12th साइंस के बाद 12th तक जो पढ़ा है और अब डायरेक्टली आपका पूरा कहते हैं कि चेंज हो रहा है स्टडी और आप ले रहे हो इंजीनियरिंग में एडमिशन। तो जो अभी तक आपने स्टडी की और अब जो आप आगे करने वाले हो, दोनों के बीच में जो वॉइड है वो वॉइड को फुलफिल करने के लिए हम लोग ब्रिज कोर्स कंडक्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कि इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, हम सिविल इंजीनियरिंग को क्यों चूज करेंगे, ठीक है, उसके स्कोप्स क्या है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझने के लिए हमें सबसे पहले इंजीनियरिंग क्या है वो समझना जरूरी है। So the word engineering originate from the Latin term ingenerare, meaning to invent, to create or to regulate, right? एक लेटिन वर्ड के ऊपर से ये इंजीनियरिंग वर्ड आया है जिसमें हमें उसको रेगुलेट करना या फिर कुछ ना क्रिएट करने के बारे में बताया गया है। इट इज द प्रोफेशनल आर्ट ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल टू एवरीडे थिंग्स टू हेल्प मेक लाइफ इजियर, राइट? सो इट इज द गोल ऑफ इंजीनियर। हम एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग ब्रांच में, उसका मतलब ये नहीं हमको सिर्फ डिग्री से मतलब है। जब हम एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी है कि वेस्ट में से हम उसको यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर पाए, हमारी रोजिंदा जीवन में हम उसको उपयोग में ले सकें। ऐसी कुछ चीज़ हमें इन्वेंट करनी है, ठीक है, वो काम रहता है इंजीनियर का। आप लोग सोचोगे कि अगर कुछ चीज़ को क्रिएट करना है, इन्वेंट करना है या फिर रेगुलेट करना है तो वो तो साइंटिस्ट लोग भी करते हैं, राइट? इन्वेंशन का काम साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी क्यों ये चीज़? तो दोनों के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन engineer and scientist? So the deviations between engineers and the scientists arise through the difference in the way both apply their educations in mathematical and natural sciences to their work. Okay, so the scientists will use their education to acquire a new knowledge or seek to know. Their goal is seek to know. उनको जो भी अभी तक पढ़े हैं, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया है, उससे वो दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रहता है साइंटिस्ट का काम। सो इंजीनियर्स क्या करते हैं? इंजीनियर यूज देयर एजुकेशन टू डेवलप अ यूजेबल डिवाइसेस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस दैट एम टू डू, राइट? वो जो भी पढ़े हैं उनसे वो कुछ ना कुछ नई चीज बनाने में, ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स है, कोई थियरी प्रोसेस है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी सब चीज बनाने में उसको यूज करेंगे। उनका गोल ये रहता है कि वो उनको कुछ करना है, वो नॉलेज को यूज करके उनको कुछ बनाना है, ये इनका गोल रहता है। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिविल इंजीनियरिंग? So, a civil engineering one who improves the quality of life throughout the production of infrastructures. अब किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे? तो बिल्डिंग, ब्रिज, अदर स्ट्रक्चर्स लाइक हाईवे, डैम्स, लिफ्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर डिस्पोजल सिस्टम। So this infrastructure must be safe, functional, elegant and economically sound. This is the goal of the civil engineer, right? नाउ वाई वी नीड अ सिविल इंजीनियर्स, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी उनकी? सो टू मेक श्योर अवर ह्यूमन हैबिटेट इज लिवेबल, टू मेक श्योर वी यूज रिसोर्सेज वाइजली, राइट? So you all knows about the sustainable development, right?
either in 10th or 12th, we have learned about the renewable and non renewable sources, जिसको हम पुनः प्राप्य और पुनः अप्राप्य सोर्सेस कहते थे. ठीक है. उसमें हमें कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है कि इन टुडे जनरेशन वी कैन फुलफिल आवर नीड्स विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ठीक है. हम अपनी ज़रूरियातों को तो पूरा करेंगे ही, पर साथ साथ में उसका ध्यान रखेंगे कि ये फ्यूचर की जनरेशन को भी इसकी उपलब्धि प्राप्त हो. ठीक है. जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, जल, हवा, पानी, मतलब पानी या फिर जो भी है, वुड, पेपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कंक्रीट है, ये सब चीज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में से बनती है. ठीक है. तो हम तो यूज़ कर रहे हैं, साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है, उनका वाइजली यूज़ करना है कि आगे की जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाए. राइट. अनदर मेन गोल इज टू हेल्प मेंटेन आवर competitiveness in the global economy, means increase the productivity. How can we increase our productivity? Like I already told, to promote the sustainable development, throughout it we can use the material which are totally waste, right, and utilize that material to create something new, productive, right. So throughout this our civil engineers doing very vast work in this area, in sustainable development and increased productivity terms. Then what is the specialization in civil engineering, right? While we are discussing about civil engineering, there are few important branches of civil engineering, like construction engineering, structural engineering, geotechnical engineering, transportation engineering, environmental engineering, and water resource engineering. So these are the most important branches of civil engineering. So let's take a look one by one of their these branches, or either you can say it is a scope of the civil engineering, right? And take a understanding about each and every scope. So first of all, the structure engineering. So what can structure engineering do? So the work of structure engineer is to design of a new structure, either upgrading existing structures, intelligent use of a new technologies and the material to control a structural behavior, or structures including bridges, buildings, offshore platforms, transmission towers, and other specialized facilities. So throughout this all terms, what can structure engineer can do? So I will show you some examples. You can see this is our current milestone of India, right? Statue of Unity. So this is the milestone achieved by the structural engineer. It is placed at the Kevadia colony, Gujarat. The Dubai Tower, Dubai United Arab Emirates. So this structure is also a milestone achieved by the structural engineer. Another, Burj Al Arab, Dubai, United Arab Emirates, a self-proclaimed a 7-star hotel. It is the built on the seashore. You can see here it was built on the sea actually, right? So this milestone will be achieved by the structural engineer. The Nebraska state capital, Lincoln, Nebraska. This is also a structure developed by a structural engineer. So these are the magical structures which are developed by gaining a knowledge of structural engineering, and by the use of civil engineering we can make things. Now jump to the another topic of construction engineering. So it is also a main branch of the civil engineering. In construction engineering we have to take a deal with the following points. First one is the concept and design become reality. Another one is the management skills. Then project cost estimating and scheduling. And last, financial planning, labor coordination and the supervision. So this is the work of construction engineering. He has to deal with all these specific terms. Throughout these terms we can achieve make our work very well maintained and managed, right?
So you can see the example of the Statue of Unity. Throughout this construction engineering knowledge, we can make a project to fulfill it in proper period and done it in the proper time, right? Throughout the foundation to the top portion to the face of this Statue of Unity, it's all is planned before the construction period, right? We have to deal with all the used material like sand to the reinforcement. Like we have to find the quantity, we have to find which activity has done at that time and which type of material and equipment are used for that completion of the activity. So these all terms are created and being keep in mind throughout the construction engineering work. Another example is your Eiffel Tower Paris, which is available in France, right? So this is the planning to how to build a Eiffel Tower throughout this construction period. So construction works चालू करने के पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कब और कहाँ पे पुट करनी है, फिक्स करनी है, वो पहले से हम प्लान कर देंगे. अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि आप स्टेडियम ही बना लो, ठीक है, या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लो, हमको पहले से उसका प्लानिंग ध्यान में रख के उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है. एवरी एक्टिविटी वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट, शेड्यूल इट टू कंप्लीट इट इन प्रॉपर टाइम. दिस इज द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग. तो ये सब हम करके क्या अचीव कर सकते हैं? तो देयर इज अ बिग माइलस्टोन अचीव्ड बाय द दुबई, right? Throughout this construction technique, construction management, and all the utilize the scope of civil engineering, you can see that Dubai in 1991 is looking like this arid region, and you can see very few amount of the structures here, right? It's totally arid region. And now in 2005, you can see how much it is developed. It's a glory, right? And nowadays in 2020, it all seems like a magical city, and it will be done throughout the civil engineering. Now take a look for another topic of geotechnical engineering. So it is also a main branch of civil engineering, and it is dealt with the earth, behavior of earth, type of material of soils, etc. So what can geotechnical engineer do? He will investigate existing subsurface condition like tunnels, excavation, and pipelines to determine the physical and chemical properties relevant to the project consideration. Assets risks posed by site condition, design earthwork and the structure, foundation monitor, earthwork and foundation construction. तो ये सब काम एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है. जो भी आप ग्राउंड लेवल के बिलो का काम होता है, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, फाइलिंग हो गया, या फिर जो भी टनल बनाना है, एक्सकेवेशन करना है, पाइपलाइंस इंसर्ट करनी है, तो जितनी भी टर्म्स है जो डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्टेड है, उस सबके साथ डील करने का काम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का है. सो वो क्या कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका फाउंडेशन. तो कहाँ पे कौन सा फुटिंग, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर मेंबर कहाँ पे हमें प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ध्यान में रखता है, राइट? उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है. दिस इज द मॉडर्न मार्वल ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, द वर्ल्ड आइसलैंड. This is the world Iceland, which is placed in the Dubai. I will just take a look of the figure. I can give you a brief idea about it. The world Iceland fun facts. It is located 2.5 miles off the coast of Dubai, United Arabs, UAE. The 300 islands are composed of 321 million cubic meters of sand and 31 million tons of rock. There are total 300 of the islands. The land used to create the Iceland largely consists of the sand aggregates from Dubai's shallow coastal waters. Overall development costs are estimated at $14 billion.
right? And the cost for this full ownership of one of the underdeveloped Iceland ranges between 10 million to 45 million United States dollars single बनाने के लिए. There are 300 island they are made. You can see here. This is the huge milestone achieved by the by the help of geotechnical engineering. Now let's talk about the transportation engineering. So what can transportation engineer can do on the site? So he will planning, design, operation and maintenance of a safe and efficient transportation systems, incorporating a new technologies to improve the system performance. Intelligent transportation system. His goal is to the intelligent transportation system. This all work by achieved by the transportation engineer. Throughout each you can see either it is a road transport system throughout the wagons, right? Either it is a railway transport system throughout the trains, or either it is the aviation transport system. We have to manage and deal with all this system throughout the transportation. Also, a transportation engineering, a complex structure you can see here, how complicated it is to regulate these bridges. It is very complicated to design this type of structure above from the ground level and regulate this type of vehicle without avoiding the risk of accident zone, right? So this milestone is also achieved by the transportation engineer. Now take a look of the environmental engineering, which is the branch of mother branch of all the branches, mechanical, electrical, civil, all the branches. It is the mother branch, environmental engineering. So the goal of the environmental engineer is to protect and improve the environmental quality by the natural system, either it is the engineer system. And another is to protect the human health and well-being by providing safe drinking water, wastewater treatment system, and to disposal of the hazardous waste site cleanups. This is the main goal of the environment engineer. Like you can see, environmental engineer's goal to turn this system to this system, right? To remove this hazardous system to make it a natural and pleasant system. This goal is delivered by the environmental engineer. Throughout this you can see this is the picture of the 1956, this is the 1936, and this is currently 2010. While we are facing any of the hazardous system, at that period we don't have that much of technology to overcome of this hazardous system, so we will make too many amount of the losses. But nowadays we are going to facilitate of technology, due to the technology and sustained throughout this technology, so we can overcome easily with this type of hazardous incidents, right? Another term you can see the BP oil spill cleanup. Due to the oil, this oil lane is contaminated, right? And what environmental engineering can do, he will clean up all this land throughout specific techniques, so it can not harm the human health or either the environment. Now take a look for the water resource engineering. So what can we do in the water resource engineering? So it has the goal to physical control of water, like public water supply, flood control, irrigation, navigation, etc. Computer modeling of water flow to performance required for the lock and dam structures. So it is the work of the water resource engineer. You can see we have a nowadays we have a technology to regulate a water throughout by making this dam.
right? So the amount of water to make us design a structure and the amount of water to deliver it, all the things will be done by the and calculated by the water resource engineer. जो भी वाटर रिसोर्स इंजीनियर होगा वो हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा, इरिगेशन कैनाल आ गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आ गए, वाटर डिलीवरी सिस्टम्स आ गए, कंटूर एरिया आ गए, राइट, कितना पानी स्टोर करना है, कहाँ पे कैचमेंट बनाना, कैचमेंट जोन क्रिएट करना है, कहाँ पे डैम को प्लेस करना है, ये सब चीज़ ध्यान में रखेगा एक वाटर रिसोर्स इंजीनियर। आप देख सकते हैं कि वाटर रिसोर्स इंजीनियर क्या कर सकते हैं। We can make a jetty type of structure throughout the water plant and regulate a water to use it on the flood period or any sudden dramatic condition while we want to use the water. It is the structure of Panama Canal, Isthmus of Panama. So what can we learn from this? Actually, we have one more example. Before this example, what we learn from this, our goal the same, but technique will be changed, right? We can make a dam, irrigation canal throughout the natural system. But by doing the work day by day, we can achieve a milestone like a water bridge over a river. So this is the milestone. अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नेचुरल वाटर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, उसको रेगुलेट करते थे, उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते थे। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नेचुरल वाटर सिस्टम है, हमने उसके ऊपर अलग से एक रिवर बना दी है, मैन मेड रिवर। दिस इज द ह्यूज माइलस्टोन। आप सोच सकते हो कि कितने दिमाग की जरूरत पड़ेगी ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेचुरल रिवर है, हमें उसके ऊपर एक मैन मेड रिवर बनानी है, और ये रिवर का यूज वो लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी यूज करते हैं थ्रू आउट वन कंट्री टू अनदर कंट्री। दिस इज द बिग माइलस्टोन अचीव्ड बाय द वाटर रिसोर्स इंजीनियर। एक मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द स्टेटिस्टिकल सेज, राइट, नॉट अ वर्बल टॉक। ये रिसर्च के ऊपर से पता चला है, सिविल इंजीनियर save more life than any of the doctors in history by provide development, water provision and sanitization. So it is the importance of the civil engineer. So before you start your career in civil engineering, you have to keep this sentence in your mind. So one civil engineer can save thousands of the lives throughout his career. Either the one doctor can save 100 lives, then the one engineer, civil engineer, can the 1,000 of the lives. Okay. Throughout this sentence, what you can learn? Tell me your reviews, and remember, we make, we rules. Thank you.